अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं। आप लोग जो सवाल करते हैं उसमें से मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपके मन में उठने वाले सवाल का जवाब भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने पूछा है, मेरा वीज़ा फार्मर का है, अगर मुझे चेंज लेना हो तो कितने महीने में ले सकता हूँ? प्लीज़ सर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो का मुझे इंतज़ार रहेगा। पहली बात तो यह है कि आपने ये नहीं बताया कि आपका वीज़ा पर्सनल है या कंपनी है। अगर आप पर्सनल वीज़ा में काम करते हैं, क्योंकि कतर में जो मजरा का वीज़ा होता है इसी में फार्मर का वीज़ा इशू होता है, तो मजरा में काम करने वाले लोग पर्सनल वीज़ा के अंडर में ही आते हैं। तो अगर ऐसी बात है, अगर आप पर्सनल वीज़ा पर काम कर रहे हैं मजरा में, तो आपको कफील चेंज करने के लिए अपने कफील से NOC लेना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में चेंज कर रहे हैं तो आपको कंपनी में रीज़न लेटर देना होगा। अगर कंपनी वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आप दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या अगर आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो उस टाइम आप और भी आसानी से चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई कफील ID नहीं बना रहा है तो 3 महीना के बाद किस पर फाइन आएगा? फाइन तो आपके ID पर ही आएगा, लेकिन इसका जो है पे करने का जो मसूल है आप नहीं है बल्कि कफील है, क्योंकि कतर में ID बनाने का, वीज़ा इशू करने का ये सारा काम जो है कंपनी का होता है या कफील का होता है। अगर फाइन आता भी है तो आपके कफील को देना पड़ेगा। अगर आपका कफील फाइन का पैसा आपके सैलरी से कट करता है तो उस टाइम आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंप्लेन भी कर सकते हैं। ID लगाने का काम कफील या कंपनी का है, ये आपका काम नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाई जॉब चेंज करने के लिए अप्लाई किया, OTP भी आ गया, तो क्या OTP आने के बाद में कंपनी वाला ब्लॉक हरूफ लगा सकता है? सिर्फ OTP आना काफ़ी नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है तो रूल के हिसाब से आपका ब्लॉक हरूफ नहीं लग सकता है। ऑनलाइन ब्लॉक हरूफ लगाने का सिस्टम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कफील चाहे तो सोर्स के जरिए ब्लॉक हरूफ लगवा सकता है। ये काम मैनुअली करना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा। दोस्तों, मैं जो ये बात बोला हूँ कि सोर्स के जरिए आपका कफील ब्लॉक हरूफ लगवा सकता है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर यह हकीकत है कि अगर आप लेबर कोर्ट में कंप्लेंट भी कर देते हैं कि आपका कफील ने ऐसा किया, आपकी कंपनी ने ऐसा किया, अगर आपका कफील चाहे तो अपने सोर्स के जरिए अपने किसी दोस्त को लगवा करके जो वहाँ पर काम कर रहा है उसके ज़रिए आपके ख़िलाफ़ ब्लॉक हरूफ लगवा सकता है। ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और ये मैं खुद भी ऐसा काम कर चुका हूँ, क्योंकि मैं टाइपिंग सेंटर में काम करता था। वहाँ पे हर तरह के आदमी आते हैं। अब कोई गलत काम होता हुआ आप देख करके ये नहीं कह सकते हैं ये गलत काम मैं नहीं करूँगा। टाइपिंग सेंटर में जो भी काम आता है वो आपको करना ही पड़ता है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मशीन वर्कशॉप में काम करने वालों को वर्ल्ड कप के टाइम में घर भेज दिया जाएगा? देखिए दोस्तों, अभी तक कतर में वर्ल्ड कप 2022 जो होगा उस वक्त कतर से वर्करों को भेज दिया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी न्यूज़ कतर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। जब तक कतर गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई बात नहीं आ जाती है तब तक हम श्योर कोई बात नहीं कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2-3 महीना के लिए गवर्नमेंट अगर छुट्टी कर दे तो इसमें क्या तकलीफ़ की बात है? ऐसे भी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है रहते हुए घर जाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे 2-3 महीना के लिए घर ही अगर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-3 महीना छुट्टी काट कर फिर वो कतर वापस जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से अगर कतर से वापस भेजेंगे तो परमानेंट भेज देंगे, फिर उनको जो है कतर एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भेज भी देंगे तो आप छुट्टी काट करके फिर दोबारा वापस जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है जिसका नाम खालिद अंसारी है। असलम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ID में कितना दिन टाइम रहेगा तो ID रिन्यू नहीं होगा? 6 महीना से अगर आपको ज़्यादा टाइम है, 6 महीना से अगर एक दिन भी ज़्यादा रहेगा तो आपका ID रिन्यू नहीं होगा। और जैसे ही आपका 6 महीना से कम होगा, जैसे 5 महीना 29 दिन मान लीजिए, तो जैसे ही आपका 5 महीना और 29 दिन बचेगा तो आप ID रिन्यू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके ID को ख़त्म होने के लिए 5 महीना 30 दिन या 31 दिन है तो आपका ID रिन्यू नहीं होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, एक भाई ने सवाल किया है, मैं वाइफ को कतर लाना चाहता हूँ 2 या 3 महीना के लिए, क्या कैसे लाएं, क्या प्रोसेस है, प्लीज़ हेल्प मी। आपको फैमिली लाने के लिए कतर में पहला रास्ता ये है कि आप खुद अपनी स्पॉन्सरशिप पे मंगवाएं। अगर आप कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी कम से कम 6-7 हज़ार रियाल है मंथली, तो आप फैमिली को कतर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली आपको अपनी कंपनी से एक NOC लेना होगा। NOC लेने के बाद में आप उसको ला सकते हैं। इसी तरह आप जो अपनी फैमिली को लाएंगे तो फैमिली को कहाँ पे रखेंगे, तो जहाँ पे रखेंगे आपको उसका रेंट पेपर बनवाना होगा, हाउस रेंट का पेपर बनवाना होगा। तो ये 2 चीज़ अगर आप बना लेते हैं तो आप अपनी वाइफ को ला सकते हैं, अपनी फैमिली को ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर आपकी सैलरी कम है और कंपनी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको लाने के लिए, तो आप किसी भी ऐसी कंपनी से जो कि विजिट वीज़ा इशू करते हैं, तो उस कंपनी वाले से, उस ट्रैवल एजेंसी से भी आप बात करके उसके कफ़ालत में अपनी फैमिली को ला सकते हैं, अपनी वाइफ को ला सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे कंपनी और ऐसे ट्रैवल एजेंसी से आपको क्लियर बात करना होगा और आपको एग्रीमेंट लिखवाना होगा कि आप इतना महीना के लिए ला रहे हैं और इतना महीना के बाद में आपको वापस जाना है। इस तरह सारी बात अगर आप पेपर पर लिखवा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने जो एग्रीमेंट वाली बात कही है इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, बिना एग्रीमेंट के मत मंगाएं। अब यह है कि उस ट्रैवल एजेंसी वाले या ये कि उस तरह कंपनी वाले आपसे कम से कम 2000 रियाल 3000 रियाल लेंगे, 2-3 हज़ार रियाल के बदले आप अपनी फैमिली को मंगा सकते हैं, अपनी वाइफ को मंगा सकते हैं। और आपके लिए तीसरा रास्ता यह है कि आप अपनी वाइफ को ऑन अराइवल वीज़ा पे मंगा लीजिए, तो ये काम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, भाईजान ये बताइए कि अगर मेडिकल में कतर में अनफिट हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, परसों वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो भी लोग भी वर्क वीज़ा पर नए नए कतर आएंगे तो उन लोगों को कतर में दोबारा मेडिकल होगा। तो लगता है कि ये सवाल उसी से रिलेटेड है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका मेडिकल फेल हो जाएगा तो पहले मेडिकल कमीशन की तरफ से कुछ दवाई दी जाती है। अगर वो प्रॉब्लम ठीक होने वाला हो तो दवाई देकर वो लोग ठीक करवा देते हैं। अगर ठीक होने वाला नहीं होगा तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। मैं बहुत दिनों तक टाइपिंग सेंटर में काम किया हूं, तो बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा मामला हुआ है। तो वहां जाने के बाद उन लोगों का मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आया तो उन लोगों को 2 महीना 3 महीना भी 3-4 महीना भी दवाई खिलाने के बाद में उन लोगों का मेडिकल फिर दोबारा किया तो वो लोग का पास हो गया। लेकिन अगर बिल्कुल अनफिट हो गया तो उसको फिर वापस जाना ही पड़ेगा अपने घर। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, क्या आईडी रिन्यू करने के टाइम में भी मेडिकल करवाना होगा। जी नहीं, आईडी रिन्यू करने के टाइम में मेडिकल नहीं होता है और आइंदा भी नहीं करवाना पड़ेगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर मैं कतर में बिना क्यूबीसी के 6 महीना से काम कर रहा हूं, मेरा क्यूबीसी होगा कि नहीं। आप जैसे बता रहे हैं कि आप बिना क्यूबीसी कतर चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि आप कतर वर्क मल्टी एंट्री वीज़ा में गए थे, तो इस पर जाने से कतर वीज़ा सेंटर मेडिकल नहीं होता है और वहाँ पर आपका आईडी भी नहीं लगता है। तो आपको वहाँ पर कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल भी नहीं होगा। जब तक कंपनी वाले आपको रखना चाहेंगे रखेंगे, वीज़ा को रिन्यू करते रहेंगे और जब कंपनी वाला भेजना चाहेंगे तो आपको वापस भेज देंगे। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, क्या फैमिली ड्राइवर भी चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको कफिल की तरफ से एनओसी चाहिए, बिना एनओसी के चेंज नहीं होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, बूस्टर डोज कोई दूसरा वैक्सीन का नाम है क्या। दोस्तों, कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि जैसे सऊदीया और यूएई में अगर आप बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं और आपने जो है वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगवाया था और उस डेट को अगर एक्सपायर हो गया है तो आपको सऊदी या दुबई जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसी के बारे में उसने सवाल किया है कि क्या बूस्टर डोज कोई दूसरा वैक्सीन का नाम है। तो दोस्तों, बूस्टर डोज कोई वैक्सीन का नाम नहीं है, बल्कि आप जो भी वैक्सीन लेते हैं तो उसका फर्स्ट या सेकेंड डोज होता है और उसी वैक्सीन का आप तीसरा डोज लगवाते हैं तो उसी को बूस्टर डोज कहा जाता है। बूस्टर डोज अलग से कोई वैक्सीन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने कतर में फाइजर या मॉडर्ना का 2 डोज लगवाया, 6 महीना के बाद में आप उसी वैक्सीन का तीसरा डोज लगवा लेते हैं तो ये बूस्टर डोज कहा जाएगा। आपने मान लीजिए कि जॉनसन का 1 डोज लगवाया, 6 महीना के बाद में आप दूसरा डोज लगवा लेते हैं तो ये बूस्टर डोज कहा जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।